अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नई कहानी का नाम है तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, और इसके राइटर है मरियम अब्बासी। तो शुरू करते हैं। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, पार्ट 1। उठा ले मेरे मालिक उठा ले मुझे, अब क्या देखने को बाकी रह गया है। दादी की दर्दनाक आवाजारी ने तेजी से सीढ़ियां फलांगते उसके कदमों को ब्रेक लगा दी। वो मम्मा को मार्केट ले जाने की तैयारी कर रहा था कि एक ज़रूरी कॉल आ गई थी। बैकग्राउंड में सुनाई देने वाले अपने घर वालों के रागों का गला घोटना उसके बस की बात नहीं थी। सो वो छत पर आ गया था और अब पूरे आधे घंटे के बाद नीचे उतर रहा था। उसे पता था कि मम्मा नीचे तैयार खड़ी उसे कोस रही होगी। सो वो दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता फुल स्पीड से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा था। मगर फर्स्ट फ्लोर पर ही दादी की आहों ने उसके कदम रोक लिए। यकीनन उनकी नवासी ने फिर से कोई कारनामा सरअंजाम दिया होगा, उसे पूरा यकीन था। इसी यकीन को एनुअल यकीन में बदलने के लिए वो उनके लिविंग रूम की जानिब बढ़ रहा था। अंदर जो मंजर उसने देखा अब वो उसके लिए इतना नया नहीं था। 6 माह से दादी की नवासी उनके साथ कयाम पजीर थी और इन 6 माह में वो ऐसे मनाजिर मुतअद्दिद बार देख चुका था। दादी सफ़ेद चिकन के कड़कड़ाते लिबास में मलबूस, सर पकड़े अपने तख्त पर ऐसी मलिका की तरह विराजमान थी जिसकी सरहदों पर चारों तरफ से दुश्मन ने यलगार कर दी हो। और वो नेवी ब्लू ट्राउज़र पर ब्लैक गोल दामन और बहुत सारी जेबों वाली घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती ढीली ढाली शर्ट में मलबूस थी। बालों को पीछे करके कस कर बांध दिया और उसका एक ढीला सा जूड़ा भी बना दिया। चेहरे पर बड़े से सियाह फ्रेम वाला नज़र का चश्मा था। हाथ में पानी का ग्लास पकड़े दादी से कम से कम 1.5 मीटर के फासले पर बेबस सी ऐसे वजीर की तरह खड़ी थी जिसकी नाअहली की वजह से ये रविश हुई हो। नानी प्लीज़ ये पानी तो पी ले, खबरदार खबरदार जो मेरे करीब भी आई। शहादत की उंगली से उसे खबरदार करती हुए मुकम्मल जलाली मूड में थी। ऐसे आपकी तबीयत अपनी ख़राब हो जाएगी, इसका वही बेबस सा अंदाज था। तुम्हें मेरी तबीयत की फ़िक्र होती तो यूँ मेरे सर पर खाक डलवाती। उनके जलाल में किसी तौर पर कमी नहीं हो रही थी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, उसके अंदर अब नाराज़गी का अंसर नुमाया हो रहा था। दुआ जूती उठा लेनी है अब मैंने, दांत कचकचाते उन्होंने काबिल नज़रों से घूरा जबकि उनका हाथ बेसाख्ता अपनी जूती की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो वाकई अपनी जूती की तोप दागती, वो पसे मंज़र से निकल कर मंज़र का हिस्सा बन गया। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है। वो बड़ी अपनायत से कहता हुआ उनके साथ आकर बैठ गया। अरे इसके होते हुए हो सकती है खैरियत, उनकी गरज चमक बरकरार थी। अब क्या किया है इसने, जलील किया है मुझे, जो इसका काम है। उनका वही जला कटा सा अंदाज। ये अब क्या कह रही है, इतनी लायक फायक काबिल और होनहार नवासी है आपकी। उसने जलती पर तेल डालने का काम कर दिया। अरे आग लगे ऐसी लायक और होनहारी को, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे इस लड़की ने। वो वाकई दुखी लग रही थी। हुआ क्या है आखिर, उसका तजस्सुस मजीद बढ़ गया। पूछो इसी से इसके कारनामे। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा जब ग्लास टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ रही थी। क्या हुआ है, वो दिलचस्पी से उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, टांग पर टांग रखते हुए बैठकर उसने इत्मीनान से जवाब दिया। उसकी इसी इत्मीनान पर दादी ने एक बार फिर आतिश भरी नज़रों का मिसाइल दागा था जिस पर वो फिर से दोबारा से अलर्ट होकर बैठ गई। नहीं नहीं है बड़ी बात, बल्कि बहुत बड़ी बात है। उसने फ़ौरन अपना बयान भी बदल डाला। बात है क्या, बात यह है कि नानी ने मेरे लिए 3 प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किए थे और फिर तीनों की ब्रीफ बायो मेरे हवाले की कि मैं इनमें से किसी एक को फाइनल कर दूं। एंड व्हाट आई सिंपली डिड इज़ दैट, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तीनों लड़कों को ऐड किया और एक मैरिज प्रपोजल की फैमिली प्लेट बनाकर अपलोड कर दी और उन्हें 1 वीक की डेडलाइन दी कि 30 तारीख तक इस फैमिली प्लेट को फिल करके मुझे डीएम कर दें और फिर मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी एक को सिलेक्ट कर लूँगी। 1 मिनट, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। अपने मखसूस 2 टोक और मजबूत अंदाज में बात करते करते वो तफ्तीशी अंदाज पर उतर आई थी। शदीद किस्म की हंसी रोकने की कोशिश में उसके जबड़े दिखने लगे थे। उसके चुप होते ही अहद के मुंह से हंसी के फव्वारे फूटे थे। व्हाट इज़
व्हाट इज़ सो फनी अबाउट इट? उसकी हंसी से शदीद नागवार गुजरी थी। थिंग ये वो हंसी नहीं है मजाक उड़ाने वाली, ये इंस्पायरेशन की हंसी है। जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही मुतासर होने की हंसी है। उसने बमुश्किल बात बनाई, वरना इन तीनों लड़कों के बारे में सोचकर हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुम बजाय इसे अकल की बात बताने के इससे मुतासिर हो रहे हो। दादी ने पीछे से उसकी कमर पर धमुका जड़ा था। नहीं नहीं दादी, वो फौरन उनके पास से उठकर उनकी रेंज से बाहर हो गया। मैं क्या अकल की बात बताऊंगा मिस दुआ आदिल के सामने, मैं क्या और मेरी अकल क्या। वो इसके बराबर सोफे पर जाकर बैठ गया। अच्छा ये बताओ फिर क्या हुआ? होना क्या था, 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों ने फ़ोन करके मना कर दिया रिश्ते से ही। बहुत ही कोई तंग जहन के मालिक थे। बेनियाज से अंदाज में उसने जवाब देकर उनकी जहनियत पर तबसरा भी कर दिया। तंग जहन थे? 6 महीने लगाकर, पूरे 6 महीने लगाकर मैंने उसकी अनोखी शरायत के मुताबिक रिश्ते ढूंढे और उसने 1 घंटे में मेरे 6 माह की मेहनत को ठिकाने लगा दिया और जलील अलहदा किया। अब तो रिश्ते वाली भी कोई मदद नहीं करेगी। दादी का दुख फिर से जाग उठा था। एक बात मैं तुम्हें बता दूं दुआ, अब जो पहला रिश्ता आएगा, जो भी हो जैसा भी हो, मैंने तुम्हें रुखसत कर देना है। शदीद गुस्से में उसे खबरदार करती वो उठकर चली गई थी। देख लेंगे, दुआ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा था, जो यकीनन उन तक नहीं पहुंची थी, वरना वो जवाबी वार ज़रूर करती। वैसे मैरिज प्रपोजल की पैम्पलेट कैसी बनाई थी तुमने? दिखाओ तो। दादी के जाते ही वो पुराने मौजू पर वापस आया। क्यों, तुमने क्या करना है देखकर? वो किसी खुशगवार मूड में हरगिज़ नहीं थी। मैं बहुत इंस्पायर हूँ तुम्हारे इस आइडिया से। मैं सोच रहा हूँ ऐसी ही एक पैम्पलेट बनाकर मैं भी ख़ानदान और ऑफिस की सब लड़कियों में बांट दूँ। बेचारी इतनी सारी लड़कियाँ मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। अब किसी एक को तो मैंने भी ऐसे ही सिलेक्ट किया तो बाकी नाराज़ होगी। तुम्हारे वाले शफाफ तरीक़ेकार से किसी को मुंतखब करूँगा तो बाकी किसी को गिला भी नहीं होगा। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी नहीं हो रही है तुम्हें? थोड़ी के नीचे मुट्ठी रखती वो पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा थी। ये खुशफहमी नहीं है मैडम, ये खुदफहमी है। देखो मेरी तरफ और बताओ, मेरे जितना हैंडसम शख्स है कोई तुम्हारे सर्कल में? कॉलर खड़ा करके उसने गर्दन अकड़ा कर बोला। हाँ, इतनी ही फारिग हूँ ना मैं जो तुम्हारे जैसा शख्स ढूंढती फिरूँ। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फरागत की बात तो रहने दो तुम। फारिग नहीं होती तो मैरिज प्रपोजल की पैम्पलेट बनाती फिरती। मुझे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। 3 दिन से मेरा बॉस दिमाग खा रहा है मेरा। तो ये तो तुम्हारी नालायकी और कामचोरी हुई ना मैडम। नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं। जी नहीं, निकम्मे लोग ऐसे होते हैं। दुआ का वही दो टोक अंदाज था। तुम्हें नहीं लगता दुआ कि तुम किसी और सैयारे की मखलूक थी और गलत पते पर डिलीवर हो गई हो? ये सवाल अक्सर इसके जहन में सर उठाता था। उस लड़की में नॉर्मल लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि नॉर्मल इंसानों वाली भी कोई बात नहीं थी। सो उसने आज पूछ लेना ही बेहतर समझा। और तुम्हें नहीं लगता अहद कि ये दुनिया बड़े अजीब उसूलों पर चल रही है? अब देखो ना, एक ज़रा सा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हम लोग 10 चीज़ें देखते हैं, हर तरह से अपनी तसल्ली करते हैं, इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तुमने ये किया तो मैं ये करूँगा, मैंने ये किया तो तुम वो करोगे, एंड सो एन। मगर जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की यानी शादी की बात आती है तो हम सरसरी सी जांच पड़ताल करके इतनी बड़ी डील कर लेते हैं। मतलब क्या है ये सब? तुम्हें समझ आती है ये बात? वो बड़ी संजीदगी से बात कर रही थी। देखा, 100% सही कह रहा था मैं। दुआ, तुम एक ऐसा पार्सल हो जिससे फरिश्ते गलत पते पर डिलीवर कर गए हैं। तुम ना सवालों से क्यों राब्ता नहीं करती कि वो तुम्हें तुम्हारे सैयारे तक दोबारा पहुंचा दे? वो अपनी ही तरंग में था। अहद, मैं सीरियस हूँ। वैसे तो हम लोग अकल और लॉजिक के बड़े राग अलापते हैं, मगर शादी जैसे अहम मामलात में इसे क्यों उठाकर साइड पर रख देते हैं? उसकी सुई हस्ब मामूल एक नुक्ते पर अटक चुकी थी। दुआ बीबी, जिस दुनिया में तुम गलती से डिलीवर हुई हो, यहाँ अकल और शादी का सिरे से एक दूसरे से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। इसने अपनी तरफ से उसे बहुत पते की बात बताई।
मगर अना का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है शादी से। अब देखा तुमने इन तीन लड़कों को जिनका प्रपोजल आया था, कैसे उन्होंने ज़रा सी बात को अना का मसला बना लिया। क्या था अगर शराफत के साथ फुल फॉर्म फिल कर देते। इसमें था ही क्या, बस अपनी ज़िंदगी के मकासद, तरजीहात और लाइफ पार्टनर से तौक़ियात के बारे में मुख्तसर सा बताना था, या नहीं, या उन्हें कोई मसला ही था तो डायरेक्ट मुझे बता देते। ख्वामखा नानी का बीपी हाई करा दिया। उसका अंदाज शिकायती था। ये रद्द अमल उनका जायज़ और कानूनी हक था। तुमने उनको यूँ दरख्वास्त देने का कहकर इनकी मर्दाना अना को ज़बरदस्त ठेस पहुँचाई है। अहद भी निस्बतन संजीदा हो गया था। इतनी ख़तरनाक और महलिक किस्म की बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए हैं, इस मर्दाना अना के वायरस की वैक्सीन आखिर क्यों नहीं बन जाती। उसका अंदाज सख्त उकताया हुआ था, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और दुनिया का कोई भी मर्द अपना दिमाग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अब देखो ना, हम बेचारे मर्दों के पास ये मर्दाना अना वाहिद हथियार है। इसका अंदाज बड़ा शरारती था। बेचारे अन्ना के मारे, और मतलब तुम्हारा क्या है, दिमाग सिर्फ मर्दों के पास ही होता है। आस्तीने चढ़ाकर वो वाकई मैदान में उतर आई थी। मगर तब ही अहद का छोटा भाई 13 साला फहद अंदर दाखिल हुआ। अहद भाई, मम्मा पूछ रही है कि आप नीचे आएंगे या वो जूती लेकर ऊपर आए। उसने बहुत शराफत के साथ पैगाम रसानी के फराइज सर अंजाम दिए। ओ गॉड, फहद की बात पर उसने घड़ी की तरफ देखा था और फिर यूं उछला जैसे सोफे ने डंक मार लिया हो। इतना टाइम ज़ाया करा दिया तुमने मेरा दुआ। इतनी देर से मम्मा वेट कर रही है तुम्हारी वजह से। सही कहते हैं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो सर पर पाँव रखकर भागा था। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसके दिमाग के बहुत सारे पेच ढीले किए हुए हैं। अपनी मम्मा को बोलना कि पहली फुर्सत में कहीं उन्हें। वो फहद से मुखातिब थी। मम्मा कहती है कि अब उन्होंने अहद भाई का एक ही काम करना है, जो कि उनकी शादी कराने का है। फिर वो जाने और उनकी बीवी जाने। टीवी का रिमोट उठाकर दादी का तख्त संभालते हुए फहद ने उसे माँ के फरमुदात से आगाह किया। और तुम भाई को बुलाने आए थे कि टीवी देखने? वो अब उसकी जाने मुतवज्जह हो गई। इसे कहते हैं एक पंख दो काज। वो तकिए का सहारा लेकर नीम दराज हो गया। दो काज क्यों, तीन क्यों नहीं? तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि तुम्हें मैथ्स में कोई मुश्किल आ रही थी। मैं अभी खोलती हूँ तुम्हारी किताब ऑनलाइन। इधर आकर बैठो मेरे पास और बताओ क्या मसला था। फ़ोन उठाकर खोलते हुए उसने उसे हुक्म जारी कर दिया। या अल्लाह, इनकी शादी जल्द से जल्द करा दे ताकि हम लोग भी सुकून का सांस लें। फहद ने बाकायदा हाथ उठाकर बड़े दिल से दुआ की थी। मैं तो दाद दूंगी आदिल भाई को। ऐसी शानदार तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। रात के खाने की टेबल पर मम्मा उसकी शान में रद्बुल लिसान थी। कभी इस मौजू पर दादी से भी बहस करें। उनका शुमार इस तरबियत के असरात के मुतासरीन में होता है। अहद का अंदाज सब हस्ब मामूल गैर संजीदा था। तुम तो चुप ही करो। एक ज़रा से काम के लिए लाख मिन्नतें कराते हो, और इस बच्ची ने कैसे बिन कहे दावत के सारे इंतजामात संभाल लिए। मैं तो इतना घबराई हुई थी कि पता नहीं सब कैसे होगा, मगर दुआ ने इतने बेहतरीन तरीके से सब संभाला कि मुझे तो पता भी नहीं चला और दावत भी हो गई। इसकी इंतज़ामी सलाहियतों का इनकार मुमकिन नहीं था। और मम्मा की तो वो वैसे ही फेवरेट थी। वो काफ़ी अरसे से अपनी सारी की सारी सहेलियों के लिए, जिनकी तादाद कम से कम भी 30-35 के करीब थी, घर में एक दावत प्लान कर रही थी, मगर उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जब दुआ से अपना मसला बयान किया तो उसने बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर दावत का एक तफसीली मंसूबा तैयार कर लिया, और महज 3 दिन के अंदर उस मंसूबे को अमली जामा भी पहना दिया। सारा कुछ बेहद शानदार तरीके से हुआ था, जिसे उनकी सहेलियों ने भी बेहद सराहा था और उन्हें कई मशवरों से भी नवाजा था। उन्होंने अगर खुद से कुछ वादे ना किए होते तो वो बिला किसी ताख़ीर के इनके मशवरों पर अमल करती, क्योंकि ये सारे मशवरे उनके अपने दिल की भी आवाज़ थे, मगर खुद से किए हुए वादे उनकी राह की रुकावट बने हुए थे। सो वो बेटे को कायल करने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। ऐसी लड़की तो मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतनी महज़िब, समझदार, खूबसूरत और काबिल। लेकिन फिर भी आप ढूंढ रही हैं। पापा क्यों पीछे रहते हैं? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की इससे बनती है। मम्मा,
हम अहद भाई की शादी दुआ आपी से ही करा देते हैं। 12 साला शजा ने अपने तय एक ज़बरदस्त आइडिया दिया। फहद की हंसी छूट गई। चुप करो तुम, ये तुम्हारे करने वाली बातें हैं। अहद ने फौरन बड़े भाइयों वाला रौब इस्तेमाल किया। कमी क्या है इस बच्ची में जो तुम्हें एतराज़ है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, काबिल है, इतनी ज़बरदस्त इंतज़ामी और कायदाना सलाहियतें हैं इसमें। मैं तो शदीद मुतासिर हूँ भाई। पापा तो चाह रहे थे कि बात इस रुख पर आए। इंतज़ामी और कायदाना सलाहियतें? पापा, आप ये मुझे वोट देने पर कायल कर रहे हैं या शादी करने पर? वो चिढ़ा था। याद रखो बरखुरदार, एक घर माशरे की या हुकूमत की बुनियादी इकाई होता है। सो जो सलाहियतें मुआशरे को या हुकूमत को चलाने के लिए चाहिए होती है, वही घर को चलाने के लिए भी दरकार होती है। पूछ लो अपनी माँ से। कभी कभी इसे लगता था कि इसके पापा ने मैरिटल इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि उर्दू अदब में पीएचडी की हुई है। ऐसी गाढ़ी उर्दू बोलते थे अक्सर अल्फाज जो वो उनसे सुनता था, वो उसे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने हुए थे। हाँ बिल्कुल, आसान काम कोई थोड़ी है घर चलाना। ये तो तुम मर्दों ने हर इस काम का मजाक बनाया हुआ है जिसका ताल्लुक औरतों से होता है। मम्मा के अंदर की फेमिनिन किसी भी वक्त जाग जाती थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जिन ख्वातीन के पास तमाम तरह आज़ादी और इख्तियार मौजूद होता है, वो हुकूक निस्वा और उनकी आज़ादी के लिए तहरीकें क्यों चलाती फिरती है? और जो ख्वातीन वाकई अपने हुकूक और आज़ादी से महरूम नज़र आती है, वो उन तहरीकों के शदीद खिलाफ क्यों नहीं होती है? खैर, इस बहस को किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अहद, इस रिश्ते से इनकार की कम अज़ कम एक ठोस वजह बताओ तुम। वो उस मौजू से हटने के मूड में ही नहीं थे। मैं सारी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों के साथ नहीं नाच सकता। उसने साफ लफ्ज़ों में अपनी मजबूरी जाहिर की। उसका इशारा दुआ की बेहद मुनज़्ज़म तबीयत की जानिब था। एक कामयाब ज़िंदगी के लिए नज़्म व ज़ब्त बेहद ज़रूरी है और दुआ की तवस्त से तुम्हारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आ सकता है। उन्होंने उसकी वजह को किसी खातिर में ही नहीं लाया। ज़ब्त ही ज़ब्त कहिए पापा, नज़्म व गज़ल की कोई उम्मीद नहीं वाबस्ता की जा सकती इस लड़की के साथ। अहद का अंदाज जला कटा था। अमली ज़िंदगी में इन नज़्मों और गज़लों की गुंजाइश भी नहीं होती बेटा। ये रंगीनियाँ उसी उम्र में अच्छी लगती है, बाद में एक ऐसे शरीके हयात की ज़रूरत होती है जो ज़िंदगी की ऊंच नीच में आपको समझ सके, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके। और दुआ एक ज़बरदस्त इंतखाब है, बेहद सुलझी हुई और पुख्ता सोच की मालिक है वो। उनका अंदाज कायल करने वाला था। बिल्कुल, और इतने बेहतरीन तरीके से सब संभालती है। तुम्हारे जैसे बेढंगे और उलट पुलट इंसान के साथ सिर्फ वही गुजारा कर सकती है। मम्मा कम ही पापा के साथ ऐसे मुत्तफिक होती थी। और इतनी प्यारी भी तो है ये शज़ा थी, और इतनी बॉसी भी तो है। ये शरारती अंदाज फहद का था। चुप करो तुम, तुम्हारे जैसे निकम्मे और कामचोर के साथ बिल्कुल सही सलूक करती है वो, मम्मा ने आंखें दिखाते हुए कहा। और भाई तो जैसे कायदे आज़म के फरमान, काम काम और काम की अमली तस्वीर है ना। भाई भी बिल्कुल मेरे जैसे ही है, उनके साथ भी वो मेरे वाला सलूक ही करेंगी। फहद ने पूरे यकीन के साथ पेशगोई की थी। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी ज़बान। तुम्हें तो मैं बाद में सीधा करूँगा, अभी अहद से बात करने दो मुझे। फहद की बात का जवाब तो उनके पास भी नहीं था, सिवाय उसको डांट कर चुप करा दिया। लेकिन मम्मा, एक बात मुझे बताए, अगर भाई की शादी दुआ आपी से खुदा न खास्ता हो ही जाती है, तो भाई को शादी के बाद रुखसत करने का जो आपका इरादा था, कहीं आप वो बदल तो नहीं देंगी दुआ आपी की मोहब्बत में? फहद ने अपने दिल में पलते खदशे को ज़बान दी। नहीं भाई, ये जो कुछ वादे मैंने खुद से किए हुए हैं उन्हें मैं हर हाल में निभाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, मैं नहीं चाहूँगी कि दुनिया की किसी भी दूसरी लड़की को इसका तजुर्बा हो। भाई, सास चाहे सोने की भी बनी हुई हो, सास ही होती है। मेरी सास सगी खाला थी, मेरी इतने चाह से ब्याह कर लाई मुझे, मगर कसर कोई नहीं छोड़ी उन्होंने और उनकी बेटियों ने मेरा दिल जलाने में। जो कुछ भी उनके बस में था, क्या उन्होंने किया। उन्हें अपने दुख याद आ गए। अब ऐसी भी कोई जालिम माँ बहनें नहीं थी मेरी। पापा का अंदाज इस मौजू पर हमेशा दफाई होता था। आपको क्या पता, आप तो शादी के सिर्फ 5 माह बाद हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए थे और फिर 7 साल के बाद
डॉक्टरेट करके वापस आए थे। पीछे जो मैंने सहा, तन तन्हा अपनी जान पर सहा। आपके जाने की खबर सुनकर खाला तो अपने अरमान पूरे करने और आपको खूंटे से बांधने के लिए मुझे ब्याह कर ले आई थी। और आप भी माँ की भांजी से शादी करके माँ के सामने सरखरू होकर अपने अरमान पूरे करने चल दिए थे। मगर मैं और मेरे अरमान, उनका किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ 18 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई थी और 19 साल की थी जब अहद मेरी गोद में आ गया था। लेकिन खाला बहू बनाते ही पहले के सारे रिश्ते नाते भूल गई। मेरी हर चीज़ से मसला होता था उन्हें, मेरे हर काम में नुक्स निकालती थी वो। और आपकी बहनें जो शादी से पहले मुझ पर सदके वारी जाती थी, ऐसा उन्होंने पैतरा बदला कि मैं तो काफ़ी अरसा समझ ही नहीं पाई कि हो क्या गया है इन्हें और क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर, समझ तो अभी भी नहीं आता कि वही लड़की जिसे इतने अरमानों के साथ लाया जाता है, लाते साथ ही सबका सुलूक उसके साथ इतना बदल क्यों जाता है। तभी मैंने फैसला किया है, मैं तो बहू बेटों की पसंद की ही लाऊंगी। जब वो कहेंगे शादी कराऊंगी और शादी करते साथ ही बेटों को अलहदा कर दूंगी। वो जाने और उनकी बीवियां जाने, मैंने कोई जल्लादी रोल नहीं निभाना। चले, शुक्र है मेरी तो बचत हो गई। भाई की तो खैर किस्मत की बात है। मैं मुफ्त में पिस्ता दुआ भाभी से, मेरा मतलब दुआ आप ही के हाथों। अहद की आंखें दिखाने पर उसने रिश्ता बदल डाला। बाकी तो जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, मगर औलाद ही एहसास करने वाली या समझदार होती तो सब भूल जाती मैं। मम्मा को अपनी इतनी इमोशनल तकरीर का रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया जो फहद ने दिया था। हाँ वही, ये कहाँ की समझदारी है। इतनी अच्छी लड़की घर में मौजूद है और हम बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अहद, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बेहद पछताओगे। पापा फिर अपने मनपसंद मौजू पर आ गए थे। दुआ के साथ ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले में इसके लिए पछताना ज़्यादा आसान होगा। आगे भी अहद था, अगर आपके वादे का पास ना होता तो मैं कान से पकड़कर उसकी शादी दुआ से करा देता। देखता फिर मैं ये कैसे एतराज़ करता है। बरखुरदार संजीदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ख्वामख्वाह फुप्पू और आदिल भाई के सामने शर्मिंदा होता रहता हूँ। फुप्पू जब भी दुआ के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करती है, मैं तो उनसे आंख मिलाने के काबिल नहीं रहता कि वैसे हर वक्त दुआ की तारीफ़ करता रहता हूँ, मगर रिश्ते की बात आते ही ऐसे चुप साध लेता हूँ जैसे खुदा न खास्ता कोई कमी हो इस बच्ची में। और इसकी माँ सारा सिर्फ कज़िन नहीं थी, सगी बहनों की तरह थी और आदिल भाई उससे भी बढ़कर थे। सारा की तो शादी के चंद साल बाद ही वफ़ात हो गई थी। फिर उसके बाद आदिल भाई ने जैसे दुआ का ख्याल रखा, दूसरी शादी भी नहीं की और हम सबसे ताल्लुक़ भी कायम रखा। उससे इनकी इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई है हम सब के दिल में। मगर अब जब भी उनसे बात होती है, मैं तो शर्मिंदा सा ही रहता हूँ उनके सामने। पापा कुछ दिलगरफ्ता से महसूस हो रहे थे। आपको शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। जो शानदार तरबियत उन्होंने की है अपनी बेटी की, उसके बाद रिश्ता भी खुद ढूंढते। ख्वामख्वाह दादी के सर पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी और जिम्मेदारी भी ऐसी टेढ़ी। अहद ने बाप को तसल्ली देने की कोशिश की। तुम तो चुप ही रहो, मुझे खुद तुम्हारी वजह से बड़ी शर्मिंदगी होती है। पूरे ससुराल में मेरी सिर्फ फुप्पू से ही बनती है और अब तो वो इतने सालों से वो हमारे साथ भी रह रही है, हर दुख सुख में साथ होती है, मगर उनकी परेशानी का हल मेरे पास होते हुए भी मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मम्मा का अपना दुख था। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आदिल अंकल ने अपनी बेटी को जंगजू जर्नेलों वाली तरबियत देकर इधर क्यों भेज दिया। इधर ही किसी फौजी के पल्ले से बांध देते। और आप लोग भी यार अजीब है, बज़ाहिर तो अपनी मर्ज़ी से शादी की आज़ादी देकर महान भी बन रहे हैं और हर वक्त प्रेशराइज और ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। ट्राइफल से प्याला भरते हुए वो निहायत बेजार नज़र आ रहा था। वैसे भाई, आप फुप्पू की रानिया आपी से शादी क्यों नहीं कर लेते। दुआ आपी अगर जंगजू जर्नल है तो रानिया आपी तो चूटी से भी डरती है। वो तो आपकी आइडियल होगी ना। फहद के पास हमेशा एक से बढ़कर एक आइडिया होता था। तुम अपनी चोंच बंद नहीं रख सकते और सारे एक्सट्रीम केसेस मेरे ही लिए हैं क्या। दुनिया में कोई नॉर्मल लड़की नहीं बची है। ख्वामख्वाह अच्छे भले ट्राइफल का जायका ख़राब हो गया।
तुम अपनी ये नॉर्मल लड़की ज़रा डिफ़ाइन कर ही दो आज। मम्मा का अंदाज़ बड़ा फैसलाकुन था। इतनी प्यारी तो है दुआ आपी, बिल्कुल डॉल जैसी। और नॉर्मल होना क्या होता है? काफ़ी देर से खामोश बैठकर खाना खाती शज़ा ने भी अपना हिस्सा डाला। लो जी, अहद ने बेबसी से लाडली बहन को देखा। भाई कर लेना दुआ आपी से शादी प्लीज़, मेरी खातिर। उसे बात मनवाने का एक ही स्टाइल आता था जो उसके लिए हमेशा कारआमद भी साबित होता था। तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भाई की दुआ आपी से शादी का? फहद को वाकई उसकी ख्वाहिश समझ नहीं आ रही थी। इतनी प्यारी है दुआ आपी, मेरी किसी फ्रेंड की कोई बहन कज़िन भाभी इतनी प्यारी नहीं है। फिर वो पार्टीज़ इतनी अच्छी तरह अरेंज कर लेती है। मैंने भी अपनी फ्रेंड के लिए पार्टीज़ अरेंज करानी थे। उनकी अगर कहीं और शादी हो गई तो फिर तो नहीं आ सकेंगी वो मेरी पार्टीज अरेंज करने। दुआ के पास अपनी वजूहात भी थी। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी खुदगर्ज हो तुम। अपनी दोस्तों में शो मारने के लिए तुम सगे भाई के गले पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गई हो। फहद ने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। देख ले भाई, इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपका सच्चा हमदर्द हूँ। आपके दुख दर्द को महसूस कर सकता हूँ। बाकी सबको अपने अपने इम्प्रेशंस की पड़ी हुई है। जी नहीं, तुम्हें भाई की नहीं बल्कि अपनी फिक्र है। शज़ा ने भी हिसाब बराबर कर दिया। तुम लोग बात को जाने कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तुम दोनों की आवाज़ ना आए अब मुझे। अहद बताओ, किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें? मम्मा किसी फैसला को नतीजे पर पहुंच जाना चाहती थी। कितनी बार तो बता चुका हूँ आपको, एक अच्छी नॉर्मल सी लड़की होनी चाहिए। वो भी अब उकता चुका था। ये अच्छी और नॉर्मल से क्या मुराद है तुम्हारी? मम्मा ने आज सारा दिन दुआ के साथ गुजारा था, सिवा इसी के दो टोक स्टाइल में बात कर रही थी। उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाकर आपको मेल कर दूंगा मैं। उसने भी बिल्कुल दुआ की नकल उतारी और फिर निहायत चिढ़कर वो टेबल से उठ गया था। डेडलाइन तो आपने बताई ही नहीं, कब तक करेंगे मेल? फहद की शरारती आवाज़ ने उसका पीछा किया था। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या होगा इस प्यारी सी कहानी में। तो मेरे साथ बने रहे, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी पसंद आए तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।